नमस्ते विद्यार्थियों। आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ये जो टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में शामिल किया गया है। इसके अलावा अन्य सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं उन सभी के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को समझने के लिए पहले हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, इसका वाचन कर लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। एक तो ये जो अपने जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है इसको उद्देश्य का भी कहा जाता है, यानी दूसरा शब्द ना इसके लिए उद्देश्य का शब्द का भी प्रयोग किया गया, यानी उद्देश्य का भी इसको कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी मूल उद्देश्य हैं उन सारे उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है, स्पष्ट किया गया कि भारतीय संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया है उसका मूल उद्देश्य क्या है, उन सारे उद्देश्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है। तो अब हम देखो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको समझते हैं। सबसे पहले आता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग यानी भारतीय संविधान को बनाने वाले कौन हैं? हम सब, यानी भारत की जनता। कहने का मतलब है कि जो संविधान निर्माता थे यानी संविधान सभा में जो भी सदस्य थे वो अपने आप को जनता की ओर से एक तरह से वो प्रतिनिधि मान रहे थे कि जनता की एक तरह से वो प्रेजेंटिव है यानी प्रतिनिधि है और जनता की ओर से भारतीय संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान को बनाने वाले कौन हैं? हम भारत के लोग, यानी हम भारत के सभी नागरिक। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये है कि भारत है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व शक्ति के रूप में है। कहने का मतलब है कि भारत किस देश के साथ किस प्रकार की नीति का पालन करेगा, भारत की विदेश नीति किस प्रकार की होगी, इसका जो निर्धारण है वो भारत स्वयं करेगा। ये नहीं है कि भारत वो किसी अमेरिका से पूछेगा, ब्रिटेन से पूछेगा, रूस से पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत वो अपने आप में बिल्कुल संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और अपनी विदेश नीति का निर्धारण भारत स्वयं करेगा। इसके लिए वो किसी दूसरे देश को नहीं पूछेगा। ये मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का। दूसरा इसमें है समाजवादी पंथ निरपेक्ष। समाजवादी का मतलब है कि भारत के अंतर्गत जो भी शासन किया जाएगा वो समाज हित को ध्यान में रख करके, यानी पूरे समाज का विकास होगा, पूरे समाज के विकास को ध्यान में रख करके शासन का संचालन किया जाएगा। यानी शासन का संचालन इस प्रकार से किया जाएगा कि समाज के पूरा जो तबका है उन सभी को समान रूप से उसका फायदा होगा। अब देखो समाजवादी का मतलब ये नहीं है कि भारत के संविधान के अंतर्गत भारत की जो नीति है वो समाजवादी नीति अपनाई गई है। जैसे विचारधारा जैसे एक पूंजीवादी विचारधारा होती है, दूसरी होती है समाजवादी। पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत जो पूंजीपति हैं उनको बढ़ावा देता है और जो समाज के जो कमज़ोर तबके हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। जबकि समाजवाद के अंतर्गत समाज के जो सभी वर्ग हैं, सभी लोग हैं, उनको साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाता है। तो भारत के अंतर्गत जो विचारधारा है वो समाजवादी नहीं है। भारत में यदि विचारधारा पूछी जाए तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ने भारत में किसको अपनाया गया? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, यानी उसमें पूंजीवाद और समाजवादी दोनों के गुण है।
लेकिन समाज में समानता स्थापित करने के लिए संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वो किया गया है समाजवादी शब्द का प्रयोग। तो समाजवादी का मतलब है कि समाज के हर तबके को फायदा देने का प्रयास किया जाएगा। अगला शब्द है विद्यार्थियों पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, चाहे भले ही वो हिंदू हो, चाहे वो भले मुस्लिम हो, सिख हो, यानी राज्य की नज़र में सब समान है और राज्य किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा। यानी राज्य की ओर से सब धर्म समान है, यह व्यक्ति की इच्छा है कि वो किस धर्म को माने। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता, ये जो पंथ निरपेक्ष जो संविधान की उद्देशिका में जो यह शब्द दिया गया है, इसके बारे में हम भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसमें भी इसको स्पष्ट किया गया है। मौलिक अधिकार में भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नागरिकों को दिया गया, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो विद्यार्थी देखो, इसमें 3 संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है जो भारत है वो अपने आप में प्रभुत्व संपन्न है, किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। जब भारत अपनी विदेश नीति का निर्धारण करेगा तो अपने स्वयं की इच्छा से, न कि किसी दूसरे विदेश या किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के। समाजवादी का मतलब है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा, सभी वर्गों के लोगों को ऊपर उठाने का प्रयास किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष का मतलब है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। अब इसमें देखो, ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये जो 2 शब्द हैं, ये हमारे भारतीय संविधान के जो मूल संविधान है उसमें नहीं थे, बल्कि ये शब्द बाद में जोड़े गए थे। इसमें देखो 3 शब्द जोड़े गए थे, एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये देखो नीचे है अखंडता शब्द। ये 3 शब्द हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो हमारे मूल प्रस्तावना में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 के अंतर्गत। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। अब यदि हम पहली लाइन पर यदि हम नज़र डालें तो देखो, परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि भाई भारतीय संविधान के अंतर्गत जो ये भारत शब्द है इसका प्रयोग भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितनी बार किया गया है। तो हम देखो पूरा वाचन कर लिया हमने। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग है वो 2 बार किया गया है। 2 बार किया गया। एक जो दोनों शब्द हैं वो पहली लाइन में ही आए हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है। उसके बाद में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये जो 2 शब्द हैं इनको प्रस्तावना में कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। एक शब्द और है अखंडता। ये 3 शब्द 1976 के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुए? कितनी बार संशोधन है? तो सिर्फ 1 बार संशोधन हुआ है। यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए थे। उसके बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं कोई संशोधन नहीं किया। यानी आज तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया है और उस संशोधन के माध्यम से इसमें 3 शब्द जोड़े गए। अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला शब्द आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब है कि शासन शक्ति है वो किसके हाथों में है? लोकतंत्र, यानी जनता का तंत्र, जनता का शासन। यानी शासन कौन चलाएगी? जनता चलाएगी। इसके लिए जनता क्या करती है? जनता चुनावों के माध्यम से, यानी अपने मताधिकार का प्रयोग करके जनता है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि वो जनता की ओर से शासन चलाती है। तो इसका मतलब है शासन किस प्रकार का है? लोकतंत्र है, यानी जनता का शासन है। गणराज्य। गणराज्य का गणतंत्र, हम कई बार समझते हैं कि गणतंत्र और लोकतंत्र एक है, लेकिन एक नहीं है। लोकतंत्र अलग है, गणतंत्र अलग है। गणतंत्र का मतलब ये है कि इस देश का जो सर्वोच्च पद है वो उस सर्वोच्च पद है वो पैतृक नहीं होगा और वो एक निश्चित अवधि के लिए उसका चुनाव होगा। ये होता है गणराज्य का मतलब। गणराज्य का मतलब ये होता है कि भारत का जो सर्वोच्च पद है उसका पद है वो पैतृक नहीं होगा, यानी जनता के द्वारा चुनाव होगा और वो चुनाव वो जो सर्वोच्च पद है वो जो चुना जाएगा वो व्यक्ति 5 साल के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए उसका चुनाव किया जाएगा। तो विद्यार्थियों मैं यहाँ जिस की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ कर रहा हूँ राष्ट्रपति की बात। यानी हमारे देश के अंतर्गत
प्रथम नागरिक कौन होता है, सर्वोच्च पद किसका है, तो वो है राष्ट्रपति का। तो यानी भारत में गणराज्य, भारत को एक गणराज्य बनाया गया है। यानी यहाँ पर जो जो देश का जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं है। ये नहीं है कि उसके बाद में उसकी संतान है वो पद पर विराजमान होगी, ऐसा नहीं है। जनता उसका एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव होता है और उसका जो पद है वो पैतृक ही नहीं है। तो इतना मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी देखो यहाँ पर कितनी तरह के न्याय की चर्चा की गई है संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। तो 3 न्याय, यानी सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये 3 न्याय की इसमें बातें कही गई है। तो परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ सकता है कि न्याय से संबंधित कितने शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया, तो 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। विचार अभिव्यक्ति, विचार अभिव्यक्ति यानी प्रत्येक नागरिक को अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया है। इसके अंतर्गत जो प्रेस की आज़ादी है वो भी इसी में आता है, सूचना का अधिकार है। ये सब विचार अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने के ही कारगर उपाय हैं। ये सारी बातें हमें जो भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उसके अंतर्गत हमें पढ़ चुके हैं। फिर आगे आता है विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये जो शब्द हैं ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हैं, जिसका भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने के लिए वो स्वतंत्र है। और मौलिक अधिकारों में भी नागरिकों को यह अधिकार दिया हुआ है, विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों में नागरिकों को दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। आगे प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, यानी अवसर की क्षमता। अवसर की क्षमता का मतलब यह है कि देश के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी सरकारी नौकरी या रोजगार को प्राप्त करने का समान रूप से अधिकार होगा। यानी वो अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी पद प्राप्त या निजी या जैसा भी वो व्यवसाय करना चाहे उसको वो प्राप्त कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, यह उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता होगी। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी राष्ट्र की एकता और व्यक्ति की गरिमा, यानी व्यक्ति को मतलब व्यक्ति है वो सर्वोपरि है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को इसमें महत्व दिया गया है। अखंडता, तो अखंडता शब्द जैसा कि हम जानते हैं इसको भारतीय संविधान के प्रस्तावना में बाद में इसको शामिल किया गया था। तो अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता बढ़ाने के लिए, तो बंधुता ये जो अपने शब्द लिया गया संविधान की प्रस्तावना में, ये फ्रांस में, यानी सबसे पहले फ्रांस में देखो फ्रांस के जो क्रांति हुई थी 1789 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत 3 शब्द प्रमुख थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यानी जो फ्रांस के अंतर्गत जो 1789 की जो क्रांति हुई थी वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए 1789 की क्रांति फ्रांस में हुई थी। तो बंधुता मतलब है कि देश के अंतर्गत भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख, यानी हमारा जो संविधान है वो बनकर के कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, मतलब बनकर के तैयार हो गया था। ये हिंदी तारीख है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी। तो अपना जो संविधान है वो संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। एतद द्वारा, एतद का मतलब है कि अपने द्वारा, एतद का मतलब क्या है, अपने द्वारा, अपने अर्थात जो संविधान सभा में जो सदस्य हैं उनके द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित यानी अपने आप को सौंपते हैं, मतलब भारतीय जनता को सौंपते हैं। तो ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो मैं आशा करता हूँ कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत जो भी इसके अंतर्गत मुख्य मुख्य बातें थी जो परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी है, उन सभी के ऊपर एक एक शब्द करके हमने चर्चा की है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
ताकि आने वाली वीडियोज़ है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आपसे आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।